नमस्कार और हमारी आज की खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक ऐसे जिले की कहानी में उतर रहे हैं जहां पौराणिक कथाएं हैं, सदियों का इतिहास है और आज की इंजीनियरिंग सब एक दूसरे से मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल की। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो भी कमाल के हैं। एक लेख है जो टिहरी के हजारों साल पुराने इतिहास की परतें खोलता है, जो हमें पवार वंश के राजाओं से लेकर आज के जो बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां तक का सफर कराती है। तो आज का हमारा मकसद है इस पहाड़ी जिले के दिल को समझना। इसके नाम के पीछे क्या मतलब छुपा है, कैसे छोटे छोटे किलों से एक बड़ा राज्य बना और फिर भारत में शामिल हुआ, और वो कौन लोग थे जिन्होंने इस जगह को अपनी पहचान दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके नाम पर ही बात करते हैं। टिहरी सुनने में तो एक आम सा पहाड़ी नाम लगता है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि ये असल में त्रिहरी शब्द से मतलब बिगड़ कर बना है। त्रिहरी? हाँ, त्रिहरी यानी वो जगह जो 3 तरह के पापों को हर ले, या कह सकते हैं कि धो दे। अच्छा, कौन से 3 पाप? मनसा यानी हमारी सोच से किए गए पाप, वचसा यानी शब्दों से, और कर्मणा मतलब हमारे कर्मों से। वाह, तो शुरुआत ही इतनी गहरी और आध्यात्मिक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये जमीन हमेशा से आस्था का एक बड़ा केंद्र रही है। और नाम का दूसरा हिस्सा गढ़वाल, वो भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। गढ़वाल यानी गढ़ों की जमीन, किलों की जमीन। और ये कोई 1-2 गढ़ नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 888 ईस्वी से पहले ये पूरा इलाका सोचिए 52 छोटे छोटे आजाद किलों में बटा हुआ था। 52? हाँ, 52। और हर गढ़ का अपना एक छोटा राजा होता था, जिन्हें राणा, राय या ठाकुर ऐसे नामों से जाना जाता था। 52 अलग अलग रियासतें एक ही इलाके में? तो फिर यहाँ से एक होकर गढ़वार बनने का सफर कैसे शुरू हुआ? यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मालवा के राजकुमार कनकपाल की एंट्री होती है। अच्छा। कहानी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि कनकपाल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आए थे। वहां उनकी मुलाकात उस इलाके के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक भानु प्रताप से हुई। राजा कनकपाल के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी उनसे कर दी। और अपना पूरा राजपाट भी सौंप दिया? जी, अपना पूरा राज्य ही उन्हें सौंप दिया। और यहीं से पमार वंश की नींव पड़ी, जिसने फिर अगले 900 सालों तक राज किया। 915 साल अगर सटीक कहें तो। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक तीर्थयात्री आता है और राजा बन जाता है। सही बात है। और पवार वंश के राजाओं ने फिर एक एक करके इन सभी 52 गढ़ों को जीता और एक मजबूत विशाल साम्राज्य बनाया, जिसे हम आज गढ़वाल के नाम से जानते हैं। लेकिन 900 साल का इतना लंबा और स्थिर शासन, उसके बाद जरूर कोई बड़ा तूफान आया होगा। बहुत बड़ा। 18वीं सदी के आखिर में इस इलाके पर एक साथ कई मुसीबतें आईं। पहले एक भयानक अकाल पड़ा और फिर एक जबरदस्त भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। राज्य बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। और कमजोरी अक्सर हमलावरों को न्योता देती है। बिल्कुल वही हुआ। पड़ोस में गोरखाओं की ताकत बढ़ रही थी। उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाया और 1803 में महाराजा प्रद्युम्न शाह के राज में हमला कर दिया। और देहरादून के पास खुड़बुड़ा के मैदान में एक भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें महाराजा प्रद्युम्न शाह लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो गढ़वाल पर गोरखों का कब्जा हो गया। पर पमार वंश का क्या हुआ? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, यहीं से टिहरी रियासत की कहानी शुरू होती है। महाराजा के जो छोटे बेटे थे सुदर्शन शाह, उन्हें कुछ वफादार दरबारी किसी तरह बचा कर निकाल ले गए। लेकिन अब उनके पास ना राज्य था, ना सेना, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उस वक्त की जो सबसे बड़ी ताकत थी, अंग्रेज, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनसे मदद मांगी। और अंग्रेजों ने मदद की भी होगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। हमेशा की तरह अंग्रेजों ने 1815 में गोरखाओं को हराया तो जरूर, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत वसूली। उन्होंने कहा कि लड़ाई का जो भी खर्च है वो देना होगा, और बदले में उन्होंने कुमाऊं, देहरादून और पूर्वी गढ़वाल का जो बड़ा और उपजाऊ हिस्सा था वो अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, इसी हिस्से को बाद में ब्रिटिश गढ़वाल या पौड़ी गढ़वाल कहा गया। तो मतलब राजा सुदर्शन शाह को अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य का सिर्फ एक छोटा पहाड़ी हिस्सा वापस मिला। बिल्कुल, सिर्फ पश्चिमी गढ़वाल का इलाका, और इसी बचे हुए हिस्से को टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। और उन्होंने अपनी राजधानी बसाई? जी, 28 दिसंबर 1815 को भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर, जिसे गणेश प्रयाग कहते हैं।
यही शहर बाद में पुरानी टिहरी कहलाया। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। सुदर्शन शाह के बाद जो राजा आए उन्होंने भी अपनी राजधानियां बसाईं, जैसे प्रताप शाह ने प्रतापनगर, कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर और नरेंद्र शाह ने नरेंद्रनगर। तो क्या ये सिर्फ एक परंपरा थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक वजह भी थी, जैसे अपनी विरासत को पिछले शासक से अलग दिखाना? मुझे लगता है दोनों ही बातें थीं। ये अपनी शक्ति और पहचान स्थापित करने का एक तरीका था। हर नई राजधानी का मतलब था एक नया केंद्र, नई इमारतें और राजा के नाम को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करने की कोशिश। हर राजा अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहता था। और इसी दौर में नरेंद्र शाह के समय में एक बहुत दुखद घटना भी हुई थी, तिलाड़ी कांड, जी, जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। हाँ, 1930 में रवाई इलाके के लोग जंगल से जुड़े अपने पारंपरिक हकों के लिए आंदोलन कर रहे थे और राजा की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी के मैदान में गोलियां चला दी। ये टिहरी रियासत के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। बिल्कुल। और फिर आया भारत की आजादी का वक्त। तब तक तो राजशाही के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी होंगी, जोर शोर से। तो इस रियासत का अंत कैसे हुआ? यहाँ श्रीदेव सुमन जैसे क्रांतिकारियों का रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने राजशाही के खिलाफ और जनता के अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया था ना? हाँ, और वहाँ उन्होंने 84 दिनों तक भूख हड़ताल की और 1944 में शहीद हो गए। 84 दिन, ये तो अकल्पनीय है। और उनकी शहादत ने आग में घी का काम किया। आंदोलन और तेज हो गया। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो टिहरी की जनता ने भी भारत में विलय के लिए जोरदार आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार टिहरी के जो आखिरी राजा थे, मानवेंद्र शाह, उन्हें जनता की बात माननी पड़ी और 1 अगस्त 1939 को टिहरी रियासत का उत्तर प्रदेश में विलय हो गया और ये एक जिला बन गया। तो ये थी राज्य से जिला बनने की कहानी। अब अगर आज की टिहरी की बात करें तो इतने लंबे और उतार चढ़ाव भरे इतिहास ने जरूर यहाँ की जमीन पर, यहाँ की संस्कृति पर गहरी छाप छोड़ी होगी। बिल्कुल छोड़ी है। आज का टिहरी एक ऐसा जिला है जो चारों तरफ से दूसरे जिलों से घिरा है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और पौड़ी। और यहाँ देखने और महसूस करने के लिए क्या खास है? बहुत कुछ है। सबसे पहले तो देवप्रयाग। ये वो पवित्र जगह है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा बनती हैं। यहीं से वो गंगा कहलाती हैं। जी, और यहीं पर द्रविड़ शैली में बना प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर भी है। और देवप्रयाग से जुड़ी एक स्थानीय मान्यता भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं वहाँ भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। हाँ, ये कितना खूबसूरत है ना। नदियों को सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों में देखना। बिल्कुल, परिवार का हिस्सा मानना। हाँ, इसके अलावा मुनि की रेती और तपोवन है जो हजारों सालों से ऋषियों की तपस्या की जगह रहे हैं। मशहूर लक्ष्मण झूला भी तपोवन में ही है। और एक जगह है खैट पर्वत। खैट पर्वत, हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ परियां रहती हैं। जी, स्थानीय लोक कथाओं में उसे परियों का देश या अप्सराओं का निवास कहते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति प्रकृति और कल्पना के साथ कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और फिर चंबा जैसा शहर है, एक प्रमुख नगर, और विक्टोरिया क्रॉस विजेता वीर गब्बर सिंह नेगी की जन्मभूमि भी है। लेकिन जब हम आज की टिहरी की बात करते हैं तो एक चीज का जिक्र किए बिना बात अधूरी है। टिहरी बांध। हाँ, टिहरी बांध। बिल्कुल। टिहरी बांध इस जिले की आधुनिक पहचान का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद प्रतीक है। ये उसी गणेश प्रयाग पर बना है जहां भागीरथी और भिलंगना नदियां मिलती थीं और जहां राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बसाई थी। यानी जिस जगह से टिहरी रियासत की शुरुआत हुई उसी जगह को एक बांध के लिए डुबो दिया गया। हाँ, ये इतिहास का एक अजीब विरोधाभास है। बहुत बड़ा। इस बांध ने पुरानी टिहरी शहर, राजा का महल, सैकड़ों गांवों और अनगिनत यादों को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया। इसके बनने से पहले दशकों तक इसका विरोध भी हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। जी, हमारे स्रोतों में उनका जिक्र है, जिन्हें हम चिपको आंदोलन के लिए जानते हैं। उन्होंने इस बांध के खिलाफ भी बहुत लंबा संघर्ष किया था। तो एक तरफ देश के लिए बिजली और पानी और दूसरी तरफ एक शहर और उसकी पूरी विरासत का बलिदान। यही इसकी कहानी है। और इसी बांध की वजह से जो विशाल झील बनी है
उसके ऊपर भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल बनाया गया है। ये पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि एक जरूरत भी है। बहुत बड़ी जरूरत। बांध बनने की वजह से प्रतापनगर का जो पूरा इलाका था वो बाकी जिले से लगभग कट सा गया था। ये पुल उन हजारों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। इस जिले की कहानी में आस्था का भी जाहिर है बहुत बड़ा रोल है। यहाँ के मंदिर भी तो बहुत खास हैं। बहुत ज्यादा। यहाँ माता सती के 2 प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, सुरकंडा देवी और चंद्रबदनी मंदिर। शक्तिपीठ यानी पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वो पवित्र स्थान है जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे जी। और चंद्रबदनी मंदिर का जिक्र तो स्कंद पुराण तक में मिलता है। और एक सेम मुखेम मंदिर के बारे में भी बहुत सुना है, नागराजा का मंदिर। हाँ, सेम मुखेम मंदिर नागराजा को समर्पित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। ये थोड़ा अनोखा है क्योंकि आमतौर पर नाग देवता की पूजा अलग रूप में होती है। क्या इसके पीछे कोई खास स्थानीय कहानी है? कहानी ये है कि भगवान कृष्ण यहाँ आए थे और इस जगह की खूबसूरती देखकर यहीं बस गए। हर 3 साल में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर की पौराणिक कथाएं स्थानीय मान्यताओं के साथ मिलकर एक नया ही रूप ले लेती है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और छुपा हुआ खजाना है, पलेठी का सूर्य मंदिर। भारत में सूर्य मंदिर वैसे भी बहुत कम है। ये मंदिर 6ठी-7वीं शताब्दी का है और यहाँ से ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख मिले हैं जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। इस जमीन ने सिर्फ राजा और मंदिर ही नहीं दिए बल्कि कुछ ऐसे लोग भी दिए हैं जिन्होंने पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से यहाँ से इंद्रमणि बडोनी निकले, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। जी हाँ। और फिर 2 ऐसे नाम हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जिन्हें वृक्ष मित्र कहा गया और विश्वेश्वर दत्त सकलानी। बिल्कुल। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन तो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, लेकिन विश्वेश्वर दत्त सकलानी की कहानी भी अद्भुत है। उन्हें वृक्ष मानव कहा जाता था। वृक्ष मानव, ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने अकेले ही 50 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए। 50 लाख अकेले? हाँ, अकेले। और एक पूरी बंजर पहाड़ी को हरे भरे जंगल में बदल दिया। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं था, ये एक जुनून था। प्रकृति के साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता था। वाह। ये दिखाता है कि टिहरी के लोगों का अपनी जमीन और जंगलों से कितना गहरा लगाव रहा है। और फिर खेल की दुनिया में गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर शूटर जसपाल राणा भी टिहरी से ही हैं। तो आप देखिए, एक ही जिले से एक बड़ा स्वतंत्र सेनानी, 2 महान पर्यावरणविद और एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी निकल रहा है। ये इस जगह के चरित्र की विविधता को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? टिहरी की कहानी सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जमीन की गाथा है जहां पौराणिक आस्था, राजशाही का गौरव, आजादी का संघर्ष और आधुनिक विकास की जरूरतें सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये वो जगह है जहां नदियों को सास बहू के रिश्ते में देखा जाता है, जहां पहाड़ों में परियों के देश की कल्पना की जाती है और जहां देश को रोशन करने के लिए एक पूरे ऐतिहासिक शहर को पानी की गहराइयों में समा जाने दिया गया। और ये चर्चा एक जरूरी सवाल भी उठाती है ना? टिहरी की कहानी एक साथ बनाने और मिटाने की कहानी है। पुरानी टिहरी, जो एक रियासत की ऐतिहासिक राजधानी थी, उसे लाखों लोगों को बिजली और पानी देने वाले बांध के लिए कुर्बान कर दिया गया। बिल्कुल। और ये हमें विकास की असली प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है। कोई भी समाज अपनी जीती जागती विरासत और इतिहास को बचाने और अपने भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के बीच एक संतुलन कैसे बनाए? क्या प्रगति की कीमत हमेशा अतीत का एक हिस्सा होती है? और अगर हाँ, तो फिर वो कौन तय करेगा कि किस हिस्से को बचाया जाए और किसे भुला दिया जाए?